कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है, किसी भी पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाए, किसी भी पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन कैसे निकाला जाए, है ना। इन चीज़ों पर हम लोगों ने पिछले दिन तक बात किया था, कुछ रिलेशंस थे। एक बार मैं चाहूंगा कि उसको रिकैप कर लिया जाए, ठीक है। तो देखिए मैं बताया था क्या कि फिजिक्स में जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे किसको, 3 डायमेंशनल फेनोमेनन को। हो सकता है कि जो फेनोमेनन है वो 1 डायमेंशनल भी रहे, हो सकता है जो फेनोमेनन है वो 2 डायमेंशनल भी रहे, हो सकता है ये फेनोमेनन 3 डायमेंशनल भी रहे। तो 3 डायमेंशनल फेनोमेनन को हम लोग मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने के लिए जो कोऑर्डिनेट का एक्सिस का यूज करते हैं वो 3 एक्सिस के द्वारा करते हैं, जिसको हम लोग एक्स वाई और जेड एक्सिस बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है। आपको जानकारी में होगा कि किसी भी कोऑर्डिनेट एक्सिस के ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होगा वो कितना होगा, 0 0 0 होगा। और किसी भी पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए मान लीजिए कि यहाँ एक पॉइंट है P और इस पॉइंट P का कोई भी कोऑर्डिनेट है x y और z, तो इसको हम लोग वेक्टर के रिप्रेजेंट में अगर लाएंगे तो इसका अगर हम लोग वेक्टर रिप्रेजेंटेशन लेंगे ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, तो इसी वेक्टर को हम लोग क्या बोले थे, पोजीशन वेक्टर बोले थे। इस पोजीशन वेक्टर को हम लोग वेक्टर r के थ्रू रिप्रेजेंट किए थे। बात समझ में आ रहा है। मैं आपको क्या बोला था कि अगर हम लोग बात करें x एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर का, तो x एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर को क्या बोले थे। अगर y एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर का बात करें तो y एक्सिस के अलोंग क्या बोले थे। और अगर z एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर का बात करें तो z एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर को हम लोगों ने क्या बोला था, k कैप। इतनी बातें मेरे ख्याल से आपको याद होगी। इसके बाद में आपको क्या बोला था कि अगर मान लो कि कोई आदमी आपसे बोले कि 3 किलोमीटर आपने चला, दैट मीन्स कि केवल मैग्नीट्यूड आपको पता है कि आपने 3 किलोमीटर चला। अब 3 किलोमीटर किस डायरेक्शन में चला वो डायरेक्शन हमको पता। अब इसी चीज को अगर कोई आदमी लिख दे कि 3 आई कैप किलोमीटर, इसका मतलब क्या होता है कि 3 किलोमीटर चला गया है किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन। बातें समझ में आ रही है कि नहीं। तो आप देखो कि इस पॉइंट P पर पहुंचने के लिए, इस पॉइंट P पर पहुंचने के लिए मैं आपको बोला क्या कि कैसे चलना होगा। अगर हम केवल कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग चलें, हमको कैसे भी चलना अब अलाउड नहीं है। हम अगर चलेंगे तो या तो एक्स डायरेक्शन में, या तो वाई डायरेक्शन में, या तो जेड डायरेक्शन में। तो मैं आपको बोला क्या कि इस कमरे को हम लोग अगर एक 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट एक्सिस मान लें, जिसमें हम इस लाइन को एक्स एक्सिस बोल दें, उस वाले लाइन को वाई एक्सिस बोल दें और इस कोने वाले लाइन को जेड एक्सिस बोल दें, और मेरे हाथ का जो ये पॉइंट है इसको हम पॉइंट P बोल दें, जिसका कोऑर्डिनेट कुछ भी एक्स वाई और जेड है। हमको अलाउ है केवल एक्सिस के अलोंग चलना, हम कहीं भी नहीं चल सकते हैं। तो आप बताइए कि इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए एक्स डायरेक्शन में एक्स डिस्टेंस चलना पड़ेगा, वाई डायरेक्शन में वाई डिस्टेंस चलना पड़ेगा, और तब जेड डायरेक्शन में जेड डिस्टेंस चलना पड़ेगा। इतनी बातें आपको समझ में आ रही है कि नहीं। तो अगर इस वेक्टर को हमको लिखना है बाबू, तो वेक्टर r इक्वल टू एक्स डिस्टेंस चले हैं किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, तो आई कैप लिखेंगे। उसके बाद का मतलब प्लस, y डिस्टेंस चले हैं किस डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में, और उसके बाद मतलब प्लस, और z डिस्टेंस कितना चले हैं, z डायरेक्शन। वेक्टर को हम लोग ऐसे लिखे थे। तो किसी भी पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का जो जनरल फॉर्म है वो यही है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, जहां एक्स वाई और जेड एक यूनिट वेक्टर है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग, वाई एक्सिस के लॉन्ग और जेड एक्सिस के लॉन्ग। मैं आपको क्या बोला था कि किसी भी वेक्टर का जो लेंथ होता है, किसी भी वेक्टर का जो लेंथ होता है, लेंथ ऑफ वेक्टर, ये लेंथ ऑफ वेक्टर आपको क्या बताता है, लेंथ ऑफ वेक्टर गिव्स द मैग्नीट्यूड। किसी भी वेक्टर का अगर हम लोग लेंथ निकाल लेते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, उसका मैग्नीट्यूड मिल जाता है। और लेंथ निकालने के लिए हम लोग 10th क्लास में मैथमेटिक्स के अंदर एक फॉर्मूला पढ़े हुए हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस फॉर्मूला। जो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर अपने पास 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ए जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स और वाई, x1 y1 मान लो, और एक पॉइंट है बी जिसका कोऑर्डिनेट है कुछ भी x2 और y2, तो a से b तक का डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग एक फॉर्मूला का यूज करते थे, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस, देखो ये 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री हम लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा था। यहां हम लोग 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का बात करेंगे तो यहां z1 भी आएगा और यहां z2 भी आएगा। तो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 किए तो प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर भी करना पड़ेगा। ये 10वीं क्लास का बेसिक मैथमेटिक्स है,
अच्छी बात यह है कि ये डिस्टेंस फॉर्मूला आपको जब आप मैथमेटिक्स में वेक्टर पढ़ेंगे 12th क्लास में तो आपको 3 डायमेंशनल डिस्टेंस फॉर्मूला ये पढ़ना है। बातें समझ में आ रही है? अब अपना टारगेट क्या है कि अगर ये वेक्टर आर कोई वेक्टर है तो इस वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड निकालना, मतलब लेंथ निकालना, और लेंथ निकालने के लिए हम लोग करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज। तब हम लोग लिखते हैं क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर इक्वल टू रूट अंडर। ध्यान से देखिए कि x2 के जगह पर x है और x1 के जगह पर कितना है, कितना लिखेंगे, x माइनस 0 का प्लस y2 के जगह पर कितना है और y1 के जगह पर कितना है, कितना लिखेंगे, y माइनस प्लस कितना लिखेंगे। इस हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर जो आ रहा था वो कितना आ रहा था, रूट अंडर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। मतलब किसी भी वेक्टर जो हमको इस फॉर्म में दिया हुआ हो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड कैप, इसका अगर हमको मैग्नीट्यूड निकालना है तो हम लोग रूट अंडर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का यूज करते थे। बातें समझ में आ रही है? अब कोई भी वेक्टर वेक्टर है तो इसके पास दो तरह के कोऑर्डिनेट एक्सिस मैंने बताया था कि एक तो इसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए, दूसरी चीज क्या कि इसका डायरेक्शन होना चाहिए। तो तुम देखो कि अगर मैं कोई सा एक वेक्टर लूं और इस वेक्टर को मैं इस कोऑर्डिनेट एक्सिस में घुमाऊं, बात समझ में आ रहा है, डायरेक्शन मैं इसका चेंज करूं, इसको आप भूल जाइए थोड़ा देर के लिए। आप देखिए कि इस वेक्टर को अगर मैं घुमाऊंगा तो इसका मैग्नीट्यूड तो फिक्स है, लेंथ फिक्स है, इसका बदलेगा क्या कि अभी तुम देखो कि ये एक्स एक्सिस के साथ अलग एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ अलग एंगल बना रहा है, जेड एक्सिस के साथ, लेकिन जब इसको घुमाएंगे तो ये सारे एंगल्स केवल बदलेंगे, इसका लेंथ कभी बदलेगा नहीं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अगर हमको इसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल, वाई एक्सिस के साथ एंगल और जेड एक्सिस के साथ एंगल मिल जाए तो इसका डायरेक्शन भी पता चल जाएगा। तो इसके डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए मैंने इसी में क्या किया था, मैं बोला था कि आपको कि आप P पॉइंट से एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए और इस फुट ऑफ परपेंडिकुलर का कुछ नाम रख लीजिए m। तो आप बताइए कि एक्स एक्सिस में ये लेंथ कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? आप पढ़े होंगे 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में कि अगर ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये है y एक्सिस, ये है x एक्सिस, और इस किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है a b, इसका मतलब यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे तो a पर और यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे तो, बातें समझ में आ रही है कि नहीं? तो देखो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है तो x से परपेंडिकुलर x एक्सिस पर ड्रॉप करेंगे तो कितना दूर के बाद, x डिस्टेंस के बाद। अब इस वाले ट्रायंगल में मैं आपको क्या बोला था पिछले दिन कि मान लो थोड़ा देर के लिए क्या कि ये x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, अल्फा एंगल बना रहा है। तो अल्फा एंगल बना रहा है तो आप इस वाले ट्रायंगल ओपीएम में लगाइए क्या, कॉस अल्फा इक्वल टू कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस के जगह पर आपका ओएम है और हाइपोटेन्यूज के जगह पर क्या है, ओपी है। तो ओएम और अपॉन ओपी लिखे थे तो ओएम का वैल्यू कितना है और ओपी का लेंथ कितना है, रूट अंडर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो देखिए एक्स वाई जेड हमको पता रहेगा तो अल्फा का वैल्यू पता चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा। इसी तरीके से आपको पिछले दिन कॉस बीटा भी निकालना सिखाया था कि बीटा क्या है, मान लीजिए कि वाई एक्सिस के साथ ही एंगल बना रहा है कितना, बीटा। तो फिर से क्या करेंगे, आप यहां से डालेंगे परपेंडिकुलर और इस फुट ऑफ परपेंडिकुलर का नाम अगर आप n रख लेते हैं तो O से लेकर के n तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा। आपको मैं बोला था कि थीटा के सामने वाला जो भी साइड हो इसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं, राइट एंगल के सामने वाला जो भी हो इसको क्या बोलते हैं, और जो बच जाए वो क्या होता है, बेस होता है। तो भाई अगर कॉस बीटा लिखेंगे तो फिर से बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज लिखेंगे। तो बेस के जगह पर तो तुम्हारा y है और हाइपोटेन्यूज के जगह फिर से क्या है, OP, जिस OP का लेंथ कितना है, रूट अंडर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। बातें समझ में आ रही है कि नहीं? इसी तरीके से आपको इस 2D प्लेन फिगर में दिखेगा नहीं जेड एक्सिस के साथ एंगल, लेकिन आप थोड़ा देर के लिए मान लीजिए कि ये जो जेड एक्सिस है, ये जो जेड एक्सिस है ये इस प्लेन से बाहर की तरफ है, इसीलिए इसको 2D में ऐसा दिखाया गया। तो आप ध्यान से देखिए कि इस डायग्राम में जो अपना जेड एक्सिस है वो जेड एक्सिस तो 2D प्लेन में है, लेकिन एक्चुअली ये 3D प्लेन में कैसा होगा, एक्चुअली ये 3D प्लेन में जो अपना जेड एक्सिस आपको दिख रहा होगा, विजुअल हो रहा होगा, ये जेड एक्सिस कुछ ऐसा है। तो देखिए कि मान लीजिए कि अगर ये जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल बना रहा है तो यहां से हम अगर परपेंडिकुलर डालेंगे तो इधर कहीं आएगा और ये उसके लिए बेस हो जाएगा कितने डिस्टेंस पे, जेड डिस्टेंस पे। हाइपोटेन्यूज तो यही वेक्टर रह जाएगा। तो अगर यहां पर कॉस गामा का हम लोग बात किए थे तो कॉस गामा कितना लिखे थे कल, जेड अपॉन रूट अंडर
एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये कहानी अभी तक की कहानी थी। मैं एक बार शॉर्ट में इसको रिकैप करवा दिया इसीलिए कि आपको आगे कोई दिक्कत नहीं हो। मिला जुला के याद बस इतनी बातें रखनी थी क्या कि किसी भी वेक्टर में हम लोग अगर यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते थे तो डायरेक्शन भी मिल जाता था। बात समझ में आ रही है कि नहीं? मतलब केवल x डिस्टेंस चले तो x डिस्टेंस किस डायरेक्शन में चले ये बात क्लियरिफाई नहीं हो पाया है। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि x आई कैप, तो ये आई कैप यही इंडिकेट कर रहा है क्या कि आपने x डिस्टेंस x डायरेक्शन में चला है। क्यों कि इस आई कैप का भी मॉड कितना होता है, j कैप का भी मॉड कितना और k कैप का भी मॉड कितना। तो देखो कि 1 से x में मल्टीप्लाई होने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक पार्टिकुलर डायरेक्शन इसको मिल जाता है। इसीलिए इसको हम लोग यूनिट वेक्टर कहते हैं और यूनिट वेक्टर पूरे दुनिया का स्टीयरिंग का काम करता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? स्टीयरिंग का काम क्या होता है? डायरेक्शन देना। तो जिस 3 किलोमीटर के पास पहले कोई डायरेक्शन नहीं था, जिस 5 किलोमीटर के पास पहले कोई डायरेक्शन नहीं था, उसके साथ हम केवल एक यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई कर दिए तो अब इसके पास डायरेक्शन भी क्या हो गया? मिल गया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आज की कहानी का शुरुआत हम लोग करेंगे कहां से कि आपको ये बात पता है क्या कि यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर के बारे में आपको पता है? सिंपल सा बात, एक वर्ड में आपको क्या याद रखना है कि यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? जिसका मैग्नीट्यूड होगा कितना? 1। आपको किसी पार्टिकुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर पता है कि एक्स एक्सिस के अलोंग के यूनिट वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस के अलोंग के यूनिट वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं? आई कैप। वाई एक्सिस के अलोंग के यूनिट वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं? जे कैप। जेड एक्सिस के अलोंग के यूनिट वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं? जेड एक्सिस के अलोंग के यूनिट वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं? के कैप। लेकिन क्या दुनिया में यूनिट वेक्टर्स केवल एक्स वाई और जेड एक्सिस के अलोंग ही पॉसिबल हो सकता है? किसी गिवन वेक्टर के अलोंग भी तो हो सकता है। तो आपसे सवाल ये पूछा जा रहा है कि अगर किसी जनरली कह दे कि हमको एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर नहीं चाहिए, हमको वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर नहीं चाहिए, अभी तक मैं आपको बांध के रखा था क्या कि तुमको चलना है तो केवल एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस या जेड एक्सिस के अलोंग। लेकिन अगर मैं आपको फ्री छोड़ दूं तो आप किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हो। तो किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर सकते हो और हम कहें कि तुम डायरेक्शन बताओ, यूनिट वेक्टर बताओ, तो यूनिट वेक्टर हमको ऐसे पता एक्स वाई जेड से केवल नहीं चलेगा, आई जे के से केवल पता नहीं चलेगा। आप याद करिएगा कि अगर हम लोग 3 किलोमीटर कहते तो ये एक स्केलर क्वांटिटी था। 3 किलोमीटर कहते तो ये एक स्केलर क्वांटिटी था, केवल ये मैग्नीट्यूड है, कोई डायरेक्शन नहीं है। लेकिन मैं इसी 3 किलोमीटर में अगर आई कैप या जे कैप या के कैप से मल्टीप्लाई कर दिया तो अब ये क्या हो गया? वेक्टर हो गया। मतलब आपको याद होगा अगर, तो मैं पिछले क्लास में कभी लिखवाया था कि किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको करना पड़ेगा मैग्नीट्यूड में किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब यहां से देखो जरा सा ध्यान से कि अगर मैं मैग्नीट्यूड को इधर लेके आ जाऊं, अगर मैं मैग्नीट्यूड को लेके इधर आ जाऊं तो हमारे पास क्या मिल जाएगा? हमारे पास मिल जाएगा यूनिट वेक्टर इक्वल टू वेक्टर अपॉन क्या चीज? मैग्नीट्यूड। ये चीज जो है सो आपको हमेशा ही याद रखना है। क्यों कि अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो आपको इसका इंपॉर्टेंस पता चलेगा। कोई भी वेक्टर दे दे हमको एक्स वाई जेड समथिंग, कोई भी वेक्टर दे दे और हमको कहे क्या कि इसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आप निकालिए, तो इसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है तो उस वेक्टर को ऊपर रखना है और उसके मैग्नीट्यूड से हमको क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है। बात समझ में आ रहा है? तो चलिए कि थोड़ा सा टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं क्या कि हाउ टू फाइंड अ यूनिट वेक्टर along a given vector vector r equal to xi प्लस yj प्लस zk। ये हमारे पास कोई वेक्टर गिवन रहेगा, वेक्टर r इक्वल टू xi प्लस yj प्लस zk,
और इस वेक्टर के अलॉन्ग अगर हमको कह दे यूनिट वेक्टर निकालने के लिए, तो हम इस यूनिट वेक्टर को कैसे निकालेंगे, इस पर आपको काम करना है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि कभी भी आपको यूनिट वेक्टर को दिखाना है तो कैप से दिखाना है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? यूनिट वेक्टर को कैसे दिखाना है? कैप से। अभी हम लोगों ने पीछे क्या पढ़ा है कि भाई साहब अगर अपने को यूनिट वेक्टर चाहिए, अगर अपने को यूनिट वेक्टर चाहिए किसके अलोंग, तो अलोंग वेक्टर आर, तो हमको क्या करना पड़ेगा, वेक्टर आर में हमको क्या करना पड़ेगा, इस वेक्टर आर में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। और अगर मैं यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर आर को आर कैप लिखूं, वेक्टर आर को आर लिखूं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर को वेक्टर आर लिखूं, तो यही फॉर्मूला किसकी बन जाती है, यूनिट वेक्टर की। बात समझ में आ रही है? अब जरा सा देखिए कि अपने पास जो गिवन वेक्टर है, अपने पास जो गिवन वेक्टर है वो गिवन वेक्टर क्या है, अपने पास जो गिवन वेक्टर है वो वेक्टर है वेक्टर आर इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे और प्लस क्या, जेड के। अगर बेटा इसका हमको मैग्नीट्यूड लिखना पड़े, अगर हमको इसका मैग्नीट्यूड लिखना पड़े, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए अभी हम लोग सीखे कितना, रूट अंडर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और उस हिसाब से अगर हम इस फॉर्मूला में इस वैल्यू को डालेंगे तो वेक्टर आर का कैप इक्वल टू वेक्टर आर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर हम लोगों ने पढ़ा है। अपने पास गिवन है क्या, अपने पास गिवन है कि जो वेक्टर आर होगा वो क्या होगा, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस कितना, जेड के, और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर होगा कितना, रूट अंडर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इतनी बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इस दोनों का वैल्यू अगर यहां पर पुट करेंगे तो आर कैप इक्वल टू निकल के आएगा कितना, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, वेक्टर आर के जगह डालेंगे, और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर के जगह पर क्या डालेंगे, एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस। इतनी बातें समझ में आ रही है कि नहीं? गणित में आप एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ते होइएगा मैथमेटिक्स में कि अगर a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 लिखा हुआ है तो इसको a बाई टू प्लस बी बाई टू प्लस सी बाई टू अलग अलग करके लिखा जा सकता है। पढ़े हुए कि नहीं पढ़े हुए? तो आप मुझे बताइए कि अगर इस सब के नीचे में ऐसे लिखा हुआ है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो इसको भी मैं अलग अलग कर सकता हूं कि नहीं कर सकता? अलग अलग मैं कर सकता हूं। तो आप देखिए कि यहां पर मैं लिखूंगा क्या, आर कैप इक्वल टू एक्स अपॉन रूट अंडर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आई कैप। कोई दिक्कत है आपको? मैं सेपरेट कर लिया, प्लस का साइन है प्लस का साइन डालेंगे, y अपॉन रूट अंडर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और साथ में क्या लिखेंगे, प्लस z अपॉन रूट अंडर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और साथ में क्या लिखेंगे, के कैप। आप जरा सा ध्यान से देखिए दोस्त, जरा सा ध्यान से देखिएगा तो ये टर्म आपको जाना पहचाना सा लग रहा होगा। ये टर्म आपको जाना पहचाना सा लग रहा होगा, और इस जाने पहचाने टर्म में अगर हम लोग बात करें तो x अपॉन रूट अंडर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसको हम लोग कभी कॉस अल्फा के नाम से जानते थे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जब कॉस अल्फा के नाम से जानते थे मेरे भाई, तो जरा सा ध्यान देना कि अगर कॉस अल्फा के नाम से जानते थे तो इसी आर कैप को हम लोग कॉस अल्फा टाइम्स आई कैप लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। y अपॉन रूट अंडर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसको भी जानते होगे, ये क्या है, कॉस बीटा टाइम्स, और इसको भी जानते होगे कितना, कॉस गामा टाइम्स। तो अगर हमको एक्स वाई जेड पता रहे तो यूनिट वेक्टर ऐसे लिखेंगे, अगर हमको कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा पता रहे तो हम यूनिट वेक्टर ऐसे लिखेंगे। मतलब या तो हमको वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता रहे या तो डायरेक्शन पता रहे, कुछ भी पता रहे तो हमको कहा जाए यूनिट वेक्टर लिखने के लिए, तो हम बहुत ही आसानी से यूनिट वेक्टर लिख लेंगे। और याद करने के लिए ये इतना सारा चीज याद नहीं रखना है। यूनिट वेक्टर निकालने के लिए बस केवल और केवल आपको याद रखना है क्या चीज, तो केवल और केवल आपको याद रखना है क्या, कि आर कैप इक्वल टू वेक्टर आर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर। बस इतना बात आपको याद रखना है। बात समझ में आ रहा है? अब कहोगे कि सर अगर ये यूनिट वेक्टर है, अगर ये यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। जरा सा ट्राई कर ले, है कि नहीं?
जरा सा ट्राई कर ले, मान लो थोड़ा देर के लिए कि अगर कोई वेक्टर अपने पास r इक्वल टू दिया हुआ है a टाइम्स आई कैप प्लस b टाइम्स जे कैप प्लस c टाइम्स के कैप, थोड़ा सा मैं नेमिंग बदल रहा हूं, तो अगर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर r लिखना होगा तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? लिखेंगे, इतना में कोई आपत्ति नहीं है। अब जरा सा देखो कि थोड़ा देर के लिए इसको मान लेते हैं क्या, इसको मान लेते हैं क्या, और इस पूरे को क्या मान लेते हैं, सी। अगर आपको पिछले दिन का क्लास याद हो तो ए के जगह पर कॉस अल्फा है, बी के जगह पर कॉस बीटा है और सी के जगह पर कॉस गामा है। और इस वेक्टर का अगर हमको मैग्नीट्यूड लिखना होगा तो रूट अंडर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा और प्लस कॉस स्क्वायर गामा लिखेंगे कि नहीं? आपको अगर याद हो तो इसका वैल्यू कल निकाल के दिखाया था। और रूट अंडर 1 भी कितने के बराबर में होगा? मैग्नीट्यूड 1 है कि नहीं है? बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यूनिट वेक्टर के लिए अगर हम लोग काम करेंगे तो यूनिट वेक्टर के लिए केवल क्या करना है, उस वेक्टर में मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है। आप ऐसे ध्यान दीजिए कि वेक्टर आर एक ऐसा कंपोनेंट है जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, और नीचे केवल मैग्नीट्यूड है, कोई डायरेक्शन। तो अगर मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर केवल क्या बचेगा, और डायरेक्शन देने का काम किसका है? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बात समझ में आ रही है? तो देखो कि यहां से हम लोग कोशिश करेंगे क्या कि इसको जरा सा वेरीफाई कर लिया जाए कि क्या सही में इस यूनिट वेक्टर का, क्या सही में इस यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है कि नहीं होता है। सही में इस यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है कि नहीं होता है, या फिर ये वेरीफाई कर लिया जाए कि क्या सही में इस यूनिट वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड 1 होता है कि नहीं होता है। बात समझ में आ रहा है? तो ये कॉस स्क्वायर अल्फा से तो आप वेरीफाई कर लियो कि 1 होता है। इससे भी आप कर सकते हो क्या, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिखेंगे मैग्नीट्यूड। तो अगर मैग्नीट्यूड का बात किया जाए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर कैप का, अगर बात किया जाए किसका, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर कैप का, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर कैप जो हम लोग लिखेंगे वो कितना लिखेंगे, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना, भाई साहब ए स्क्वायर के जगह पर, ए के जगह पर कितना है, एक्स अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और इस पूरे का क्या, बी के जगह पर है कितना, वाई अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, और इस पूरे का कितना, और ध्यान से देखो तो सी के जगह पर है कितना, जेड अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और इस पूरे का कितना। जरा सा सॉल्व करना शुरू करिए। देखिए रूट अंडर के जगह पर बड़ा सा रूट अंडर डालिए, एक्स स्क्वायर और नीचे रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस नीचे सेम रह जाएगा, उसके नीचे भी सेम रह जाएगा। और आप देखेंगे कि अगर एलसीएम लिया जाए तो सारे कंपोनेंट्स के नीचे में रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, इतना ही। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर से डिवाइड करोगे कितना बचेगा, 1 से एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, इसी तरह से, इसी तरह से, और पूरा से ये पूरा कितना बच गया, कितना आ गया। कहने का मतलब आर कैप का मैग्नीट्यूड कितना है, इसका मतलब ये क्या है, यूनिट वेक्टर है। बातें समझ में आ रही है कि नहीं? अब देखिए कि इस पूरे कहानी में जो सर इतना आप मैथमेटिक्स गिंजे हैं, इस पूरे का मतलब क्या है? इस पूरे का मतलब एक लाइन बस आपको याद रखना है, क्या, कि आर कैप इक्वल टू वेक्टर आर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर। इतना बात अगर हमको याद रहे तो अब देखते हैं हम लोग किस पर क्वेश्चन क्या सब करना है। हमको याद क्या रखना है, केवल आर कैप इक्वल टू वेक्टर आर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर। अच्छा, इसी में देखो कि इस टर्म को अगर मैं इधर लेके चला जाऊं तो वेक्टर आर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर और इनटू कितना हो जाएगा। देखिए वेक्टर के बीच में मल्टीप्लाई का साइन डालना वर्जित, कहां पर डॉट डालेंगे कहां पर क्रॉस डालेंगे, दोनों का मीनिंग अलग अलग होता है। मैथ्स में हम लोग दो तरह का मल्टीप्लीकेशन का साइन लिखते हैं, एक डायरेक्ट क्रॉस कर देते हैं, एक डायरेक्ट ऐसे भी लिख देते हैं। लेकिन फिजिक्स में इस दोनों मैथ साइन का मतलब डिफरेंट होता है, इसीलिए कहीं भी डायरेक्ट साइन डालने से बचना है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? खास करके वेक्टर के केस में कहीं भी डायरेक्ट साइन लिखने से हमको बचना है। हम बिना साइन का भी समझ जाते हैं कि दोनों टर्म किस में है, मल्टीप्लाई में है। और इसका मतलब आपको सीधे सीधे यहां से ध्यान में रखना है क्या, कि ये वेक्टर आर है।
ये मैग्नीट्यूड है इसका, और इस मैग्नीट्यूड में जो है सो हम लोग मल्टीप्लाई किससे किए हैं, मल्टीप्लाई किए हैं किससे, यूनिट वेक्टर से। इतनी बातें याद रहेगी कि नहीं रहेगी? तो देखो दुनिया का कुछ भी याद नहीं रखना है, बस केवल इतना सा बात याद रखना है, वेक्टर आर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, और उसी को इस दो फॉर्म में मैंने लिख दिया है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखिए कि इस पर क्वेश्चन कैसे लगाया जाए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब इस पर क्वेश्चन कैसे किया जाए, तो हम लोग कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करके देखते हैं कि कैसे जिसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है उसको भी डायरेक्शन यूनिट वेक्टर के सहायता से दिया जा सकता है। बस आपको याद रखना है क्या, बस आपको याद रखना है क्या, बस आपको याद रखना है कि वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू क्या होता है, यूनिट वेक्टर। बात समझ में आ रही है कि नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे करना है इसमें। तो क्वेश्चन करने के लिए 9 4 13 और 9 चलिए क्वेश्चन करने के लिए देखिए कह रहा है क्या, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है क्या कि अ फोर्स ऑफ रूट अंडर 3√2, ऐसे लिखिए, अ फोर्स ऑफ 3√2 न्यूटन एक्ट्स along a vector vector r equal to 2i plus 3j minus 4k, then write the force in vector form, वेक्टर फॉर्म। आप देखिए कि कह रहा है क्या कि अ फोर्स ऑफ 3√2 न्यूटन। अब यहां पे देखिए कि आपको इस 3√2 न्यूटन ये फोर्स है, इस फोर्स के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये फोर्स वेक्टर है कि स्केलर है। फोर्स वेक्टर है, कितना लगा और किस डायरेक्शन में लगा ये भी पता है, लेकिन यहां पर केवल फोर्स के बारे में क्या लिखा हुआ है कि अ फोर्स ऑफ 3√2 न्यूटन। अब इतना को देख करके हमको डायरेक्शन का पता नहीं चल रहा है, लेकिन कह रहा है क्या कि ये जो काम कर रहा है एक्स अलोंग अ वेक्टर, एक वेक्टर भी दिया हुआ है, कह रहा है क्या कि इस वेक्टर के अलोंग काम कर रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? मैं 3 मीटर चला था एक्स डायरेक्शन में, तो आपको अगर 3 मीटर बोला था तो आपको डायरेक्शन पता नहीं था, लेकिन 3 मीटर के साथ अगर मैं यूनिट वेक्टर आई कैप लगा दिया था तो आपको पता चल जाता था कि मैं किस डायरेक्शन में चला था, एक्स डायरेक्शन में चला था। तो देखो कि अगर अभी फोर्स दिया हुआ है हमारे पास कितना, 3√2 न्यूटन, तो ये स्केलर फॉर्म है फोर्स का, ये केवल मैग्नीट्यूड है, इसमें हमको डायरेक्शन पता, लेकिन डायरेक्शन के बारे में हमको इतना कह रहा है कि ये इस डायरेक्शन में लग रहा है, इस वेक्टर के डायरेक्शन में। तो इस वेक्टर के डायरेक्शन में लग रहा है भाई, तो मैग्नीट्यूड में अगर हम इस वेक्टर के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, F बराबर 3√2 में हम लोग क्या करें, आर कैप से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये फोर्स जो पहले था ये कैसा हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा। नहीं समझ में आया? एक चीज देखो, मैग्नीट्यूड गिवन है, मैग्नीट्यूड में यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, वेक्टर मिल जाएगा। तो यहां पर देखिए आप कि पहले ये फोर्स केवल स्केलर फॉर्म में हमको दिया था, केवल मैग्नीट्यूड दिया हुआ था, लेकिन इस मैग्नीट्यूड में जब मैंने यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई किया तो जिस फोर्स का पहले कोई डायरेक्शन नहीं था वो अब वेक्टर हो चुका है, डायरेक्शन वाला फोर्स हो चुका है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? जरा सा देखो ध्यान से, क्वेश्चन क्लियर होगा तब समझ में आएगी। अब टारगेट ये है कि ये आर कैप का वैल्यू क्या होगा। तो अभी मैं आपको सिखाया हूं क्या कि जब भी आपको आर कैप लिखना है तो आप क्या करिए, वेक्टर आर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। वेक्टर आर के जगह पर देखिए क्या है, वेक्टर आर के जगह पर दिया हुआ है कितना, 2i प्लस 3j माइनस कितना, और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर में हम लोग क्या लिखेंगे, रूट अंडर x² प्लस y² प्लस, देखो तो x के जगह पर कितना है, y के जगह पर कितना है, और z के जगह पर कितना है, -4 है ना। ये कितना हो जाएगा, 2i प्लस 3j प्लस -4k, ठीक ना, 2i प्लस 3j माइनस 4k, और नीचे आप देखिए कि रूट अंडर 4, 9 और 16, और ये हो जाएगा आपका कितना,
2i प्लस 3j माइनस 4k, और नीचे ये देखो 16 9 25 और 4 कितना 29, ठीक ना, √29। अब हम 50 सोच के किए थे, 3 4 5 करना था, चलो कोई बात नहीं, फोर्स का ही डाटा चेंज करते हैं, आसान हो जाएगा, है ना। इसको क्या कर दीजिए, इसको कर दीजिए आप 3√29 कर दीजिए, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए कि अब हम क्या करेंगे कि इसमें आर कैप का वैल्यू रख देंगे। तो इस आर कैप का जब वैल्यू रखेंगे तो एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3√29 के जगह 3√29, और आर कैप के जगह पर कितना रखेंगे 2i प्लस 3j माइनस 4k, और नीचे कितना रहेगा √29 से √29, 3 से मल्टीप्लाई करिएगा कितना हो जाएगा प्लस माइनस, ये हो गया क्या फोर्स, किस फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में। तो देखिए जिस फोर्स का केवल मैग्नीट्यूड पता था, हम यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई किए और ये फोर्स किस में बदल गया, वेक्टर में बदल गया। बात समझ में आया कि नहीं आया। तो किसी भी चीज का अगर हमको केवल मैग्नीट्यूड दिया हुआ हो और ये पता हो कि किस डायरेक्शन में लग रहा है, तो अगर x डायरेक्शन में लग रहा था तो x के डायरेक्शन वाला यूनिट वेक्टर आई कैप से मल्टीप्लाई करते थे, अगर y डायरेक्शन में लग रहा है तो y डायरेक्शन वाले यूनिट वेक्टर j कैप से मल्टीप्लाई करते थे, और अगर z डायरेक्शन में लग रहा है तो z डायरेक्शन वाले यूनिट वेक्टर k कैप से मल्टीप्लाई कर रहे थे। तो अगर किसी भी वेक्टर r के अलोंग लग रहा है तो r के अलोंग यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेक्टर फॉर्म हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई। कहने का मतलब कि जब भी कभी मैग्नीट्यूड दिया हुआ हो और मैग्नीट्यूड दिया हुआ हो और किसी वेक्टर के बारे में कहा हो कि इस वेक्टर के अलोंग लग रहा है या इस वेक्टर के पैरेलल लग रहा है, तो उस वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर निकालेंगे और उस यूनिट वेक्टर से इस मैग्नीट्यूड में मल्टीप्लाई कर देंगे, अपने आप वेक्टर निकल के आ जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं। अब तुम्हारे मन में संदेह होगा कि ये फोर्स 3√29 है भी कि नहीं है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर 3√29 को हम वेक्टर में ऐसे लिखे हैं तो इसका भी मैग्नीट्यूड 3√29 होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं। जरा सा निकाल के देख लो। अगर इस फोर्स का हमको मैग्नीट्यूड निकालना है तो √x² प्लस y² प्लस z² लिखेंगे कि नहीं। x के जगह पर कितना है, y के जगह पर कितना है और z के जगह पर कितना है, देख -12 का स्क्वायर लिखिए, ठीक ना। अब देखिए 6 का स्क्वायर कितना, 9 का स्क्वायर कितना, और 12 का 144। देखिए तो सब में से 9 कॉमन हो रहा है क्या, सब में से 9 कॉमन हो रहा है, 4 9 और 16 बच जाएगा कि नहीं। 9 को बाहर लाइएगा तो 3 बाहर आ जाएगा, और इस सब को ऐड करिए तो मैग्नीट्यूड सेम है कि नहीं है। मैग्नीट्यूड बदला क्या, वेक्टर हो गया क्या। तो बिना मैग्नीट्यूड बदले ही वेक्टर हो गया, क्यों कि यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई किए मतलब 1 से मल्टीप्लाई किए, और 1 से मल्टीप्लाई करने से किसी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात समझ में आई कि नहीं आई। देखो एक अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है क्या कि अ पर्सन walk a person walk 10√2 meter parallel to a vector vector r equal to 3i plus 4j plus 5k, then write the displacement of person, then write the displacement of person in vector form, displacement of the person in vector form। कह रहा है क्या कि एक आदमी है 10√2 मीटर चल रहा है, कैसे, तो पैरेलल टू अ वेक्टर। ये अब पैरेलल चलने का मतलब क्या कि ये वेक्टर आर है तो आदमी भी इसी डायरेक्शन में चल रहा है। इसका मतलब क्या कि इसके मैग्नीट्यूड में अगर इसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो काम हो जाएगा। जरा सा करिए कॉपी निकाल के, जो भी आए करिए। ठीक है।
ध्यान दिया जाए, अपने पास क्या दिया हुआ है कि डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है किसी आदमी का, और इस डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है भाई, तो डिस्प्लेसमेंट कितना दिया हुआ है 10√2। हमको ये वेक्टर फॉर्म में नहीं पता है, तो मैं क्या बोला हूं कि किसी भी चीज का वेक्टर फॉर्म लिखने के लिए उसके मैग्नीट्यूड में क्या करिए, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब हमको यूनिट वेक्टर पता नहीं है, तो यूनिट वेक्टर पता नहीं है तो वेक्टर तो पता है, आर कैप इक्वल टू क्या लिखेंगे, वेक्टर आर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर, लिखेंगे कि नहीं। अब देखो वेक्टर आर कितना दिया हुआ है, वेक्टर आर दिया हुआ है 3i प्लस 4j प्लस कितना 5k, और नीचे अगर मैग्नीट्यूड लिखना है तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स के जगह पर कितना है, y के जगह पर कितना है, और z के जगह पर कितना है, रूट अंडर 3i प्लस 4j प्लस 5k को ऐसे ही रहने दीजिए, इसका स्क्वायर करिए जरा सा, 3 का 9, 4 का 16 और 5 का, इस सब को जब जोड़िएगा तो 3i प्लस 4j प्लस 5k ऐसे ही रह जाएगा, रूट अंडर 50 हो जाएगा, और 50 को आप देखिए 5 गुने 5 गुने 2 लिख सकते हैं, 2 5 में से एक बाहर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3i प्लस 4j प्लस 5k, एक 5 बाहर आया और 2 अंदर रह गया, है ना। अब यहां पर डाल दो, तो इसका देखो मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है 10 और इसके साथ वेक्टर कितना आया है 3i प्लस 4j प्लस 5k, और नीचे कितना आया है 5√2। आप ध्यान से देखिए, √2 से √2 जाएगा और 5 से 2 बार में 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना हो जाएगा प्लस प्लस, यही हो गया क्या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फॉर्म में। बातें समझ में आई कि नहीं आई, तो देखिए कहीं भी आपको अगर मैग्नीट्यूड पता रहे और डायरेक्शन निकालना रहे तो आप ध्यान दीजिएगा कि जिस डायरेक्शन में लग रहा है उसके अलोंग हमको यूनिट वेक्टर निकालना है, और उस यूनिट वेक्टर से उस मैग्नीट्यूड में मल्टीप्लाई कर देना है, तो काम अपना हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब इस डिस्प्लेसमेंट के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, लेकिन इस डिस्प्लेसमेंट के पास केवल मैग्नीट्यूड है। बातें समझ में आ रही है कि नहीं। अब देखो कि यहां से हम लोग बढ़ेंगे आगे के तरफ, और इस आगे के तरफ में हम लोग बढ़ेंगे क्या कि जहां से आपको मैंने वेक्टर का डेफिनेशन पढ़ाना शुरू किया था, तो वेक्टर के डेफिनेशन में ही मैंने आपको क्या बताया था कि अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, और साथ साथ में ही वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करे, तो उसे हम लोग वेक्टर कहेंगे। मैं आपको पीछे सस्पेंस में छोड़ा था कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन होता क्या है, तो अब समय आ गया है हम लोगों का क्या, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन पढ़ने का। बात समझ में आ रहा है। तो अगर हम लोग वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन का बात करें, अगर हम लोग वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन का बात करें, तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन में अपने को 3 तरह का लॉ पढ़ना है। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन में अपने को 3 तरह का लॉ पढ़ना है, जिसमें पहला लॉ है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। जो दूसरा लॉ आपको पढ़ना है, ये जो दूसरा लॉ है आपको पढ़ना, ये दूसरा लॉ को हम लोग ट्रायंगल लॉ नहीं बोलेंगे, इस दूसरे लॉ को हम लोग बोलेंगे क्या, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और जो हमको तीसरा पढ़ना है, ये तीसरा लॉ जो हमको पढ़ना है, ये पढ़ना है क्या, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तीसरा जो हम लोगों को पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और इस 3 लॉ को पढ़ के हम लोग वेक्टर एडिशन की कहानी कंप्लीट करेंगे। बातें समझ में आ रही है। तो आज हम लोग करते क्या हैं कि इसमें से पहला लॉ को समझने का कोशिश करते हैं और सीखने का कोशिश करते हैं। आप ध्यान दीजिएगा कि इस तीनों लॉ का अपना एक अलग अलग स्टेटमेंट है, और वो स्टेटमेंट अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके डेरिवेशन वाले पोर्शन पर हम लोग हो सकता है कि अगले दिन जाएं, लेकिन इसका जो थ्योरेटिकल पोर्शन है,
जो इसका सीखने वाला पोर्शन है, जो इसका समझने वाला पोर्शन है, इस सारे पोर्शन को हम लोग अभी सीखेंगे। बात समझ में आ रहा है? इस तीनों लॉ को सीखने से पहले आपको मैं दो कॉन्सेप्ट सिखाना चाहता हूं। आपको मैं दो कॉन्सेप्ट सिखाना चाहता हूं, जिस दो कॉन्सेप्ट में हम लोग पहला कॉन्सेप्ट का जो बात करेंगे, वो पहला कॉन्सेप्ट का बात करेंगे क्या, कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स का। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, कि दो वेक्टर के बीच के एंगल को हम लोग कैसे डिफाइन करें। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो देखो कि मान लो कि दो वेक्टर है अपने पास, एक वेक्टर है ऐसा और एक वेक्टर है ऐसा। इस दोनों वेक्टर के बीच का हमको अगर एंगल निकालना है तो कैसे एंगल निकालना है सर? ये तो अजीबोगरीब चीज दिख रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकालने के लिए पहले आपको देखना पड़ेगा इसके अंदर में क्या, इसके अंदर में आपको एक टर्म देखना पड़ेगा, जिस टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, जिस टर्म को हम लोग बोलते हैं क्या, पैरेलल शिफ्टिंग। पैरेलल शिफ्टिंग, पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स। और देखिए कि इस पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स में आपको यह सिखाया जाएगा कि किसी भी वेक्टर को अपवर्ड, डाउनवर्ड, लेफ्ट, राइट, किसी भी डायरेक्शन में अगर हम पैरेलल शिफ्ट कर दें तो उस वेक्टर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम ध्यान से देखना कि ये वेक्टर एक वेक्टर है, जिस वेक्टर का एक पार्टिकुलर लेंथ है और इसका एक पार्टिकुलर डायरेक्शन है। अगर मैं इस वेक्टर को पकड़ूं और इसको मैं पैरेलल शिफ्ट कर दूं तो क्या इसका लेंथ बदल गया? नहीं बदला। क्या इसका डायरेक्शन बदल गया? नहीं बदला। मैं इसको थोड़ा सा दाएं बाएं भी कर देता हूं, अभी भी क्या इसका लेंथ बदल गया? क्या इसका डायरेक्शन बदल गया? अभी भी मैं इसको अगर यहां से नीचे लेके आ जाऊं तो क्या इसका लेंथ बदल गया? क्या इसका डायरेक्शन बदल गया? नहीं बदला। इसका मतलब कि किसी भी वेक्टर को पैरेलल अगर हम लेफ्ट शिफ्ट करें, राइट शिफ्ट करें, अपवर्ड शिफ्ट करें, डाउनवर्ड शिफ्ट करें, डायगोनल शिफ्ट करें, लेकिन पैरेलल शिफ्ट करें। अब ऐसा नहीं कि सर जी ये वेक्टर है और इसको शिफ्ट करके हम ऐसे कर दिए तो ये पैरेलल शिफ्ट नहीं हुआ है। देखो डायरेक्शन बदल रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? पैरेलल शिफ्ट का मतलब क्या, कि ये जैसा है वैसा में ही इसको उठाए और शिफ्ट कर दिए, शिफ्ट कर दिए, शिफ्ट कर दिए, शिफ्ट कर दिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? पैरेलल शिफ्ट करने से किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका मतलब वेक्टर बदलता नहीं है। बात समझ में आ रहा है? तो इसमें हम लोग एक कॉन्सेप्ट याद रखेंगे क्या, कि अगर इफ वी शिफ्ट एनी वेक्टर, इफ वी शिफ्ट एनी वेक्टर पैरेलल, पैरेलल, और इस पैरेलल में कैसा, तो आप चाहें अपवर्ड शिफ्ट करें, आप चाहें डाउनवर्ड शिफ्ट करें, आप चाहें लेफ्ट शिफ्ट करें, आप चाहें राइट शिफ्ट करें, आप चाहें डायगोनली शिफ्ट करें, कैसे भी शिफ्ट करें, लेकिन कैसे शिफ्ट करें? पैरेलल शिफ्ट करें। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कह रहा है क्या, कि इफ वी शिफ्ट एनी वेक्टर पैरेलल, अपवर्ड, डाउनवर्ड, लेफ्ट, राइट, डायगोनली, किसी भी तरह से, देन द मैग्नीट्यूड and direction of, then the magnitude and direction of vector remains same, vector remains same, मतलब कि इस वेक्टर का ना तो मैग्नीट्यूड बदलेगा ना ही डायरेक्शन बदलेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे मैं आपको क्या बोला कि मान लीजिए कि एक वेक्टर है ऐसा, और इस वेक्टर को हम क्या किए, इस वेक्टर को हम क्या किए, तो इस वेक्टर को हम पैरेलल शिफ्ट कर दिए डाउनवर्ड। आप बताइए कि जैसा वेक्टर यहां पर था वैसा ही वेक्टर अभी यहां पर भी ये है, इसमें किसी तरह की चेंजिंग नहीं हुई है। मतलब कि अगर इसको हम वेक्टर ए बोलेंगे तो इसको भी वेक्टर ए बोलेंगे। आपको याद होगा इक्वल वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, दोनों सेम चीज है। अगर कोई वेक्टर का बात करें कि कोई वेक्टर है ऐसे और इस वेक्टर को मैंने पैरेलल शिफ्ट कर दिया, कैसे? ऐसे। अभी भी देखिए कि इस वेक्टर के लेंथ पर और इस वेक्टर के डायरेक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। इसको जितना शिफ्ट किया उसको भी उतना उसी डायरेक्शन में शिफ्ट कर दिया। तो अगर इसको हम वेक्टर बी बोलेंगे तो इसको भी वेक्टर, बात समझ में आ रहा है कि नहीं?
इतना ही नहीं, अगर हम डायगोनली भी शिफ्ट कर दें, अगर हम डायगोनली भी शिफ्ट कर दें इस वेक्टर को ऐसे किए और इसका एक हम लोग कंपोनेंट निकाल दिए ऐसे, डायगोनली शिफ्ट है ये, तो इस डायगोनल शिफ्टिंग से भी वेक्टर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप देखिए कि दोनों का मैग्नीट्यूड और दोनों का डायरेक्शन अभी भी सेम है, तो अगर हम इसको वेक्टर सी बोलेंगे तो इसको भी वेक्टर सी बोलेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब किसी भी वेक्टर को हम उठा के और पैरेलल ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं डायगोनली ऊपर नीचे हम शिफ्ट आसानी से कर सकते हैं। इस शिफ्टिंग से वेक्टर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखिए कि सवाल उठता है क्या, कि हेडिंग लगाएं क्या, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो ये एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कैसे निकाला जाए? तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स के लिए हम लोग हेडिंग लगाएंगे क्या, हम लोग हेडिंग लगाएंगे क्या कि हाउ टू फाइंड द एंगल बिटवीन, हाउ टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, कि दो वेक्टर के बीच का हम लोग एंगल कैसे निकालेंगे। बात समझ में आ रहा है? तो देखो कि दो वेक्टर हमको कैसे भी दिया हुआ रह सकता है, दो वेक्टर, जैसे मैं पहले ही एग्जांपल लिया था, दो वेक्टर हमको कैसे भी दिया हुआ रह सकता है। आपको पता है कि वेक्टर के इस वाले पोर्शन को हम लोग टेल बोलते हैं और इस वाले पोर्शन को हम लोग हेड बोलते हैं। पता है इतनी बातें? आपको यह भी पता है कि इस वेक्टर को हम पैरेलल कैसे भी शिफ्ट कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसमें आप पहला पॉइंट ये याद रखेंगे क्या, कि इसमें जब भी कहे कि दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है, तो पहला पॉइंट आप याद रखेंगे क्या, कि ज्वाइन हेड, ज्वाइन हेड टू हेड और टेल टू टेल। आपको क्या करना है, या तो हेड से हेड को ज्वाइन करना है या तो टेल से टेल को ज्वाइन करना है। कैसे? तो बाय पैरेलल शिफ्टिंग, कि पैरेलल शिफ्टिंग से वेक्टर पर कोई फर्क नहीं पड़ना है, तो पैरेलल शिफ्ट करके आप क्या करिए कि दो वेक्टर में से आप या तो हेड से हेड को ज्वाइन कर दीजिए या तो टेल से टेल को ज्वाइन। बातें समझ में आ रही है कि नहीं? जरा सा देखो इस वेक्टर में कि अगर मैं इस वेक्टर को उठाऊं और इस वेक्टर को उठा करके मैं पैरेलल शिफ्ट करके अगर मैं इसके टेल से टेल को मिला दूं, तो इस दोनों वेक्टर में कोई अलग है क्या? ये दोनों तो इक्वल वेक्टर है, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब सवाल ये उठता है कि इस दोनों वेक्टर के बीच में दो एंगल हमको दिख रहा है, एक तो ये एंगल और एक दूसरा। इस दोनों एंगल में से कौन सा एंगल दोनों वेक्टर के बीच का एंगल होगा? तो पहला स्टेप आपको याद रखना है क्या, कि ज्वाइन हेड टू हेड और टेल टू टेल बाय पैरेलल शिफ्टिंग। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको है ये याद रखना, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये याद रखना कि जो स्मॉलर एंगल होगा, स्मॉलर एंगल विल बी द एंगल बिटवीन टू गिवन वेक्टर, कि इस दोनों एंगल में से जो छोटा वाला एंगल होगा वही एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स होगा। मतलब इसको थीटा बोलेंगे और इसको नहीं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? कभी भी जब दो वेक्टर के हेड से हेड को या टेल से टेल को जोड़ेंगे तो होगा क्या भाई, दोनों के बीच में दो एंगल बनेगा, एक छोटा और एक बड़ा। उस दोनों में से हमको कौन सा एंगल लेना है? छोटा वाला। कहोगे कि सर ये तो आप टेल से टेल मिलाए हैं, जरा सा हेड से हेड मिला के दिखाइए। तो देखो भाई, जरा सा हेड से हेड मिला करके भी देखो कि अगर इसी वेक्टर को हम यहां से उठाएं और इसको हम पैरेलल शिफ्ट करें इस तरह से कि इस वेक्टर का हेड से हेड मिल जाए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या किए? हेड से हेड मिला दिए। अब बताइए कि जब हेड से हेड हम मिला दिए, इस वेक्टर का नाम रखते हैं हम लोग वेक्टर ए, तो इसी को शिफ्ट किए तो ये वाला भी वेक्टर ए, और इसी को शिफ्ट किए तो ये वाला भी क्या वेक्टर, और इस वाले का नाम रखते हैं क्या वेक्टर बी। जरा सा देखिए तो ये तीनों पैरेलल है क्या एक ही डायरेक्शन में? ये तीनों पैरेलल है तो बीच वाला जो बी है ये ट्रांसवर्सल होगा क्या? और ट्रांसवर्सल होगा तो अगर ये एंगल थीटा है मेरे भाई, तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा क्या? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो आप चाहे हेड से हेड मिलाइए चाहे टेल से टेल मिलाइए, एंगल पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों एक ही जैसा एंगल होता है। और आपको ध्यान देने की ये बात है कि हर जगह पर टेल से टेल मिलाना ज्यादा आसान होता है, इसीलिए हम लोग प्रैक्टिकली टेल से टेल मिलाने का काम करेंगे, हेड से हेड मिलाने में
लोचा बहुत जगह झेलना पड़ता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी हमको डिसाइड करना है दो वेक्टर के बीच का एंगल, तो सबसे पहला काम क्या कि पैरेलल शिफ्ट करिए किसी को भी दोनों में से, इस तरीके से शिफ्ट करिए कि दोनों का या तो हेड से हेड मिल जाए या तो टेल से, और मिलने के बाद आपको दो एंगल दिखाई देगा, एक छोटा और एक, दोनों में से कौन सा एंगल लेना है। इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है मेरे भाई, तो जरा सा थोड़ा सा आगे बढ़ो कि मान लो कि ये वेक्टर एक ए है, ये वेक्टर है एक वेक्टर ए, और मैं यहां से एक वेक्टर ले रहा हूं, मैं यहां से एक वेक्टर ले रहा हूं दूसरा वेक्टर, जिसका नाम है क्या, वेक्टर बी। एक बात बताओ कि वेक्टर ए और वेक्टर बी जो मेरे हाथ में है, उस दोनों के बीच का मिनिमम एंगल कितना हो सकता है, दोनों के बीच का मैक्सिमम एंगल। अभी तक देखना, अभी तक देखो, यहां से जैसे जैसे बढ़ रहे हैं अभी भी छोटा अंदर वाला ही है, छोटा अंदर वाला भी है, छोटा एंगल, लो छोटा एंगल का कांड हो गया, चलो कोई बात नहीं। चलो देखो, अभी छोटा एंगल कहाँ है, अंदर, अभी तक छोटा एंगल है अंदर, अभी तक छोटा एंगल है अंदर, अभी तक छोटा एंगल है अंदर, अब दोनों बराबर बराबर। अब कौन सा एंगल लेंगे सर दोनों के बीच का, तो दोनों बराबर है, कोई भी ले लो, कोई भी ले लो। अब यहां से जैसे ही थोड़ा सा नीचे घूमेंगे, अब छोटा एंगल नीचे वाला हो गया, तो अब छोटा एंगल नीचे वाला हो गया, इसका मतलब क्या कि जो मिनिमम एंगल आपने 0 डिग्री बताया था, तो मैक्सिमम एंगल कितना होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बात समझ में आ रहा है, फील आ रहा है। तो यहां से हम लोग इस बात को जरा सा ध्यान से लिखेंगे, क्या कि हम लोग हमेशा ध्यान से रखेंगे क्या कि जो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स होगा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स का अगर हम लोग बात करेंगे, तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स का बात करेंगे हम लोग, तो ऑलवेज ऑलवेज कितना, तो 0 डिग्री से बड़ा या बराबर होगा थीटा, और 180 डिग्री के बराबर या उससे छोटा होगा। मतलब वेक्टर के बीच का एंगल हमेशा ही कहां से कहां तक, 0 से 180 तक के बीच में। तो 0 डिग्री कब था, इसको जरा सा ध्यान से देखना। तो 0 डिग्री कब था, तो जब अपना दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में था, जब दोनों वेक्टर क्या था, सेम डायरेक्शन में था। तो इस कंडीशन में जो है, सो इस कंडीशन में जो है, जो आपका रेड वाला है ये वेक्टर ए, और जो आपका व्हाइट वाला है ये आपका वेक्टर बी। तो वेक्टर ए जो है एंड जो आपका वेक्टर बी है, आर इन सेम डायरेक्शन, दोनों किस डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में है। इसका मतलब दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री होगा, 0 डिग्री। अब सेम डायरेक्शन का मतलब हमेशा ये नहीं कि एक दूसरे पे ओवरलैप ही रहे, अगर ये भी वेक्टर ए है और ये भी वेक्टर बी है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल थीटा इक्वल टू कितना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। मैक्सिमम एंगल कब होगा, तो अगर ये है वेक्टर ए और आपका ये है वेक्टर बी, मान लीजिए ये पॉइंट है ओ, और इस दोनों के बीच का एंगल है कितना, इसको हम बोल देते हैं क्या, वेक्टर ए, और इसको बोल देते हैं क्या, वेक्टर। देखिए दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक ना। तो अगर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी हैज जस्ट अपोजिट डायरेक्शन, अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी का जस्ट अपोजिट डायरेक्शन होगा, देन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। इसका मतलब ये नहीं कि एक दूसरे का ओरिजिन पॉइंट सेम ही रहे। अगर इसको बोल दें वेक्टर ए और इसको बोल दें वेक्टर बी, आप देखिए कि ए और बी एक दूसरे के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसके बीच का भी जो एंगल थीटा इक्वल टू होगा, ये कितना होगा, 180 डिग्री होगा। बातें समझ में आई कि नहीं। तो आज मैं आपको वेक्टर एडिशन के क्रम में मैं 3 चीजों पर मैंने डिस्कशन किया। पहला चीज जो था वो चीज क्या था भाई, तो वो चीज था क्या, आपको यूनिट वेक्टर निकालना। यूनिट वेक्टर निकालने के लिए मैंने आपको क्या बोला कि केवल याद रखिए कि किसी भी वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देने से यूनिट वेक्टर मिल जाता है। अब अगर हमको कहीं पर केवल मैग्नीट्यूड पता है और हमको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो उस मैग्नीट्यूड में यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वेक्टर फॉर्म हमको मिल जाएगा। इस पर मैं आपको कुछ क्वेश्चन भी दिखाया कि एक फोर्स था इतने का, इस वेक्टर के अलॉन्ग लग रहा था, तो फोर्स का केवल मैग्नीट्यूड है, और इस मैग्नीट्यूड में मैंने यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो फोर्स पहले वेक्टर नहीं था वो अब वेक्टर हो चुका है। अच्छी बात यह है कि मैग्नीट्यूड पर कोई फर्क भी
नहीं पढ़ा है। दूसरा क्वेश्चन भी आपको दिखाया था। तीसरी बात में अब हम लोग कहाँ एंटर कर रहे थे, एंटर कर रहे थे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन में। 3 टाइप का लॉ हम लोगों को पढ़ना है। इस तीनों लॉ को पढ़ने के लिए हमको एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स का जरूरत पड़ा, और एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स निकालने के लिए हम लोगों ने क्या किया, पैरेलल शिफ्टिंग पढ़ा। कि किसी भी वेक्टर को ऊपर नीचे दाएं बाएं डायगोनली शिफ्ट कर देने से पैरेलली कोई फर्क नहीं पड़ता है, वेक्टर वही का वही रह जाता है। और एंगल निकालने के लिए मैंने आपको क्या बोला कि पहले हेड से हेड या टेल से टेल को मिलाओ, कैसे, पैरेलल शिफ्ट करके। उसके बाद दोनों के बीच में जो छोटा एंगल होगा वही दोनों वेक्टर के बीच का एंगल होगा। यहां मैंने आपको यह भी दिखाया कि चाहे टेल से टेल को मिलाइए चाहे हेड से हेड को मिलाइए, एंगल पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और फिर यहां पर मैंने आपको दिखाया कि दो वेक्टर के बीच में मिनिमम एंगल 0 डिग्री और मैक्सिमम एंगल कितना, 180 डिग्री। जब दोनों सेम डायरेक्शन में रहे तो 0 डिग्री, और जब जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में रहे तो कितना, 180 डिग्री। मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या कि अगर 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 आपके पास एक वेक्टर ए है, आपके पास अगर एक वेक्टर बी है, और ये वाला एंगल है 120 डिग्री, वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो यहां थीटा इक्वल टू कितना है, ये सही है कि नहीं है? पहला काम क्या, हेड से हेड को मिलाना है या टेल से, लेकिन यहां हेड से हेड मिला हुआ है क्या, टेल से टेल मिला हुआ है क्या, नहीं मिला हुआ है। तो क्या करेंगे, करेंगे क्या कि इसको उठाएंगे और इसको पैरेलल शिफ्ट करके हम ऐसे टेल से टेल मिलाएंगे। अब टेल से टेल मिला तो ये वेक्टर ए था, तो ये भी वेक्टर कितना रह जाएगा। अब दोनों के बीच में जो छोटा एंगल होगा वो होगा थीटा, तो ये वाला 120 तो ये वाला कितना, तो थीटा बराबर कितना डिग्री होगा। तो इस बात का ध्यान रखना है हमेशा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, कि सबसे पहला काम हेड से हेड मिलना चाहिए, टेल से टेल मिलना चाहिए, उसके बाद एंगल डिसाइड करना है। तो जब भी पूछे एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स तो पहले गौर से देखेंगे कि टेल से टेल मिला है कि नहीं मिला है, हेड से हेड मिला है कि नहीं मिला है। उसके बाद हम लोग एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स डिसाइड करेंगे, कौन सा एंगल जो छोटा होगा वो वाला। इतनी बातें मेरे ख्याल से आपको समझ में आई होगी। और अगर इतनी बातें समझ में आई है तो अगले दिन से जब हम लोग वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन शुरू करेंगे तो उसमें अगर आपको केवल पैथागोरस थ्योरम जो कहता है क्या कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, अगर आपको इतनी बात की जानकारी है कि साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच होता है, अगर आपको इस बात की जानकारी है कि कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच होता है, और अगर आपको केवल इतनी जानकारी है और एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स की जानकारी है, तो अगला क्लास आपके लिए है, इंपॉर्टेंट क्लास है। एक एक चीजों को सीखना है। 2 दिन में हम लोग वेक्टर एडिशन को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, काफी आज के लिए, पढ़ के आइएगा।